नाजरीन, एक बार फिर से खैर मकदम है आपका रूबी डीजी केबल की खास पेशकश गोशे गयूर में। मैं आपका मेज़बान इस वक्त हमारे स्टूडियो में हमारे मेहमान जनाब मीर मोहतशिम अली खान साहब से हम कलाम हूँ, उनसे महवे गुफ्तगू हूँ और उनसे मालूमात हासिल कर रहा हूँ कि किस तरह उनकी कामयाबियाँ हमारे लिए किसी तरह की मशअल राह बने और किसी तरह हमारी रहनुमाई का बास बने। तो आइए उनसे सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पूछते हैं कि जनाब मीर मोहतशिम अली खान साहब, आप इस हैसियत को पहुँचे, इस शोहरत को पहुँचे, आपने ये रुतबा हासिल किया, इसके अंदर यकीनन आपके वालिद, आपके वालिदैन की बड़ी एआनत रही होगी, उनकी बड़ी रहनुमाई रही होगी। आपके वालिद साहब से तो मैं ज़ाती तौर पर वाकिफ़ हूँ, अल्लाह उनको सेहत से रखे, अल्लाह उनको सलामत रखे। मीर अबुल मानी खान साहब, उनके हाफिज़े की तो शहर में धूम है। वो जिस तरह से किसी मुशायरे में जाके पूरे मुशायरे को हिफ्ज़ करके आ जाते हैं, वो अपने आप में एक मिसाल बनी हुई है शहर में। तो उनकी रहनुमाई तो रही होगी आपके ज़िंदगी में, और किस किस की रहनुमाई से आप मुस्तफ़ीद हुए और इस मुकाम को पहुँचे? देखिए, सबसे पहले मैं हमारे दादी का नाम लेना चाहूँगा। सुभान अल्लाह, क्योंकि सुभान अल्लाह। हमारी दादी की वजह से जो तालीम के ऊपर तवज्जो रही, दीनी तालीम के ऊपर जो तवज्जो रही, ख़ास तौर पे मेरी दादी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उन्होंने हमको कुरान पढ़ाया, कई मरतबे अच्छे हुफ़ाज़ को रख के कई दौर किए हम लोगों ने। मेरे साथ में बहन भाई हम लोग तकरीबन, और उसके अलावा उनकी ये तवज्जो थी कि तजवीद के साथ बच्चे कुरान पढ़ें। तो फिर बाद में तजवीद के लिए एक मौल साहब को मुकर्रर किया गया और हमने तजवीद सीखी। तो आज जो कुछ भी मैं पढ़ता हूँ खिरत में या कहीं भी, तो मैं मेरे दादी को याद करता हूँ, क्योंकि अगर उनकी तवज्जो नहीं होती तो शायद हम दीनी तालीम से महरूम हो जाते। और बार बार ये होता कि हम लोगों को मिलाद के जलसों में ले जाया जाता, ख़ास तौर पे जब एग्ज़िबिशन में जब जलसा होता था मिलादुन नबी का, तो हमारी दादी ये करती थी कि सारे लोगों को एक ऑटो में जमा करके लिख जाते थे, लिख जाके सुनाते थे बाज़ाब्ता जलसा। फिर हम ज़ोहर में आते थे। एवरी ईयर ये था कि जलसा सुनना, दीनी बात मालूम हो। तो जब बच्चा छोटा होता है, 7-8 साल का होता है, तो उसका दिमाग वो टाइम पे अगर उसको दीनदारी सिखाई जाए कि इस्लाम क्या है, दीन क्या है, तो वो जब से अगर वो सीखने लगेगा, तो अब जब मैच्योर हो जाएगा तो उसको पुख्तगी आ जाती है, मतलब वो दिमाग से बात जाती नहीं है। तो पहले तो दादी का ये रहा, फिर उसके बाद वालिदैन का भी बहुत बड़ा रोल है। वालिद साहब कहते हैं कि आप कोई भी पोजीशन पे पहुंच जाए, मगर आपके अंदर तकब्बुर नहीं आना चाहिए। सुभान अल्लाह। आप लोगों से अच्छा मिलना और अच्छे अखलाक से मिलना, और बार बार दुआओं का एहतमाम जो है वो करना, जिस तरीके से वालिद साहब कहते हैं कि दुआओं का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसा वालिद साहब कहते हैं कि जहाँ पर भी आप मुकाबले के लिए जाएं, जहाँ कहीं जाएं, ये दुआ ज़रूर पढ़ना, हस्बुनल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। फिर उसके बाद आपकी कामयाबी ज़रूर होगी, यकीनी हो जाएगी। तो ये बार बार कहते हैं। और वालदा का सपोर्ट, वालिद साहब का सपोर्ट, जब मैं नर्वस हो जाता था कई मुकाबलों में कि भाई मुझे फर्स्ट नहीं आया, सेकंड आया या थर्ड आया, तो वो टाइम पे कहते थे कि पोजीशन कुछ भी मिलो, लोग आपको चाहना चाहिए। तो पूरा जब मिस्टर साउथ इंडिया में एक मुकाबले का मैं जिक्र करना चाहूँगा, अगर आपकी इजाज़त हो तो प्लीज़। साउथ इंडिया मुकाबला चल रहा है, टाइटल मुझको मिलना चाहिए था। और पब्लिक का जब जजेस ने पूछा कि किसको देना चाहिए प्राइज़, तो सारे लोगों ने कहा कि मुझे देना चाहिए, लेकिन वहाँ पर जजमेंट थोड़ा रॉन्ग हो गया। वहाँ के लोग पूरे उठ गए थे। पब्लिक गार्डन का वाक़या है, ललिता कलातोरनम का। अच्छा। और मुझे अच्छा याद है, जब मैं पोजिंग दे के ठहरा, मैं ज़रा पीछे हट गया था, तो वहाँ पर साहिल खान जो हीरो है वो आए हुए थे। अच्छा। वो स्टेज पे आके मुझसे गले लपट गए थे। मतलब अभी प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, अनाउंसमेंट नहीं हुआ। अच्छा। उसके बावजूद पोजिंग देखने के बाद साहिल खान आके मुझसे लपट गए थे, और उन्होंने कहा था कि आप इतनी बेहतरीन पोजिंग दी है कि मैं अपने आप को रोक नहीं सका। तो उस वक्त ये हुआ कि मुझे टाइटल नहीं मिला, तो मैं थोड़ा नर्वस हो गया, पब्लिक भी उठ गई, और वहाँ के
सर्कल ने जो जज होता है, जज से आधे घंटे तक बहस शुरू कर दी उन्होंने। और लोगों ने लोग पूरे उठ गए थे, तो फिर मैं लोगों को समझा के हाथ से बिठाया, तो लोग जब कंट्रोल में आ गए, तो उस वक्त जो वालिद साहब ने दिलासा दिया था, वो बात मुझे अच्छी याद आती है कि वालिद साहब ने कहा था कि सब्र करो आप जी, सब्र आप जब करेंगे, सब्र करने के बाद में अल्लाह ताला उसका आपको आगे उसका आपको अजर मिलेगा। बहुत सही। तो और वो बात मुझे बहुत मैं लोगों के सामने रखना चाहूँगा, जो जज ने मुझे वहाँ पर टाइटल नहीं दिया था, जी महाराष्ट्र के थे, आपके साथ डिस्क्रिमिनेट किया था जी, वही जज ने मुझे मिस्टर वर्ल्ड के लिए सेलेक्ट किया, और वही जज ने मुझे कैप्टन बनाने की सिफारिश की। वाह वाह वाह। और वो जज से मैं मिलके शुक्रिया बोल के मैं वहाँ से निकला था। वाह वाह वाह। सर मैं आपके डिसीजन को मैं मानता हूँ, और शुक्रिया बोल के मैं हाथ मिला के गया था, मैं नाराजगी का भी इजहार नहीं किया। तो उसका मुझे सिला 2008 में मिला, 2 साल के बाद 2006 में मिस्टर साउथ इंडिया हुआ, 2008 में मुझे उसका रिजल्ट मिल गया। तो लोगों को चाहिए कि सब्र के साथ भी काम करना चाहिए। बहुत सही। और इसके साथ साथ डाइट का बड़ा रोल होता है हमारे पास। डाइट बहुत उबली हुई डाइट लेना पड़ता है। मैं मेरी दादी वालदैन के साथ मैं अपनी बीवी का भी जिक्र करना चाहूँगा, मेरी शरीक हयात का, आपकी बच्चियों का भी, प्यारी प्यारी बच्चियों का भी। जी। तो वाइफ का भी बहुत बड़ा दखल होता है कि अच्छा फूड बना के देना, अच्छे से आपका ड्रेस टाइम पे रखना, आपका फूड टाइम टू टाइम देना। तो इसके साथ मेरी वाइफ का भी ज्यादा अमल रहा, क्योंकि शादी के बाद मैंने अच्छे टाइटल्स लिए, शादी के बाद मैंने ऑल इंडिया रेलवेज लिया, शादी के बाद मैं मिस्टर इंडिया लिया, शादी के बाद वर्ल्ड चैंपियन बना। क्या बात है। और 2 लड़कियों के साथ में वर्ल्ड चैंपियन बना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं नौजवानों से ये भी कहना चाहूँगा जिसकी शादी हो चुकी है, कि कई लोग ये होता है कि शादी के बाद अपना वर्कआउट छोड़ देते हैं, अपनी सेहत के ऊपर तवज्जो नहीं देते, और ये कहते हैं कि भाई अब शादी हो गई, अब हो गया। मगर शादी के बाद आपकी असल लाइफ है, शादी के बाद आपको मेंटेन करने की जरूरत है। मेरे सामने जिंदा मिसाल आप भी हैं माशाल्लाह से, मैं आपको देख रहा हूँ बचपन से जिस तरीके से आप मेंटेन करते हैं माशाल्लाह। अरे शर्मिंदा तो नहीं, शर्मिंदा नहीं, मैं कहना चाहूँगा ये एज में भी आप मेंटेन करते हैं। तो शादी के बाद आदमी अपने आप को मेंटेन कर सकता है जी। तो शादी के बाद एक्सरसाइज करना चाहिए, अपने आप को फिट रखना चाहिए, और ड्रेसिंग अच्छी करनी चाहिए जी, क्योंकि आप जब आपका लुक अच्छा होना चाहिए, प्रेजेंटेबिलिटी बड़ी चीज है, प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जी, क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन जब अच्छा रहेगा तो हर कोई आपसे मिलने की ख्वाहिश करेगा। बहुत सही, बहुत सही। एक चीज जो बड़ी डिस्टर्बिंग देखने को मिल रही है आजकल शहर में, मैं तो आपके एकेडमी के ताल्लुक से भी पूछना चाहूँगा कि चलिए उसी के बारे में पहले बताइए, फिर मैं अपने दूसरे सवाल पर बाद में आता हूँ कि आपने एक एकेडमी जो है खोल रखी है, वो किस स्टेज के ऊपर है, उसको और क्या मदद की दरकार है, और क्या किया जा सकता है वहाँ पर, और उसके बच्चे निकल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बॉडी बिल्डिंग शुरू हो के आज 1 साल हो चुका है। 1 साल में हम लोग 11 बच्चों को मैंने डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया है, जिसमें से 6 बच्चों को जॉब मिल चुका है। इंटरनेशनल में मेरे स्टूडेंट्स जॉब कर रहे हैं। एक हुसैन है जो आर्मी के जिम में जॉब कर रहे हैं दुबई में, वो हमारे डिप्लोमा के ऊपर, और एक लड़का है लाइफ फिटनेस में जॉब कर रहा है रियाद में, और एक लड़का है दमाम में जॉब कर रहा है, और एक लड़का हमारा अलाइन में जॉब कर रहा है। तो 6 स्टूडेंट्स मेरे जॉब पे लग चुके हैं डिप्लोमा मिलने के बाद। क्या बात। और बाकी के जो लड़के हैं वो इंडिया में जॉब कर रहे हैं, अच्छे बड़े जिम्स में जॉब कर रहे हैं। इसके साथ साथ मेरे स्टूडेंट्स पर्सनल ट्रेनिंग भी दे रहे हैं अच्छे सेलिब्रिटीज को। तो ये हमारे पास जो एकेडमी में सहूलत है, हम लोग 3 महीने का कोर्स रखे हैं, जो बच्चे एक्सरसाइज करके उधर इधर ठहरने के बजाय, उधर इधर सिक्योरिटी का जॉब करने के बजाय, मेरी ख्वाहिश ये है कि आप सिक्योरिटी का जॉब करने के बजाय अच्छी बॉडी बना के आप एक जिम में इंस्ट्रक्टर बन के एज ए कोच काम कर सकते हैं। अच्छे सेलिब्रिटीज को, फिल्म स्टार्स हैं, कई फिल्म स्टार्स बेचैन हैं कि कोई अच्छा पर्सनल ट्रेनर मिले, तो आप जब अच्छे पर्सनल ट्रेनर बन जाएंगे
तो आपको कई उसके अंदर एक आमदनी का जरिया भी बन जाता है। तो हम लोग सर्टिफिकेशन कोर्स 3 महीने का करा रहे हैं, उसके बाद हम लोग डिप्लोमा दे रहे हैं। और हमारे बॉडी बिल्डिंग एकेडमी में जो अब जरूरत है, कार्डियो इक्विपमेंट्स की जरूरत है, जिस तरीके से ट्रेडमिल है, क्रॉस ट्रेनर है, और उसको एक फ्लोर और डेवलप करना मैं चाहता हूँ। तो और एक फ्लोर अगर आ जाएगा तो हम एक सेक्शन पूरा कार्डियो इक्विपमेंट का करेंगे और एक सेक्शन पूरा जिम इक्विपमेंट का, मतलब हार्डकोर जिम का करेंगे। तो एकेडमी में कार्डियो की ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि लोग जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, कंपनीज वाले आगे आएंगे। हम चाहते हैं कि सिर्फ स्पॉन्सरशिप मत करिए, आप हमसे भी कुछ काम लीजिए। अगर हमसे कुछ एडवर्टाइजमेंट आप करवाना चाहते हैं, एज ए मॉडल, एज ए ब्रांड एम्बेसडर कोई चीज के लिए हमको लेना चाहते हैं, तो हमारे बॉडी बिल्डर्स रेडी हैं। और अगर मुझसे भी अगर लेना चाहते हैं तो मैं भी करने के लिए तैयार हूँ। ये सारा कुछ तो ऐसा लगता है कि आपकी अपनी काविशों से हो रहा है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट की, कुछ आपके रेलवे मिनिस्ट्री की, इनकी कुछ एहानत नहीं है आपकी इस एकेडमी के साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप लोग जानते हैं कि 2008 में मैं जब जीत के आया था जी, तो सबसे पहले मुझे सही जो अच्छा इनाम जो मिला था, पहले मैं उसकी बात करूंगा, फिर मैं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ आता हूं। जब मैं जीत के आने के बाद हमारे MP असदुद्दीन अवैसी साहब और सिकंदराबाद MP अंजन कुमार यादव साहब, ये दोनों MPs ने मुझे लालू प्रसाद यादव साहब से इंट्रोड्यूस किया था, जो रेलवे मिनिस्टर थे। और लालू प्रसाद यादव काफ़ी इम्प्रेस हुए। उन्होंने कहा कि रेलवे से कोई भी बॉडी बिल्डर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पोजीशन नहीं लिया। वो काफ़ी खुश हुए और खुश होकर उन्होंने मुझे 5 लाख रुपए का इनाम दिया और रेलवे में मुझे तरक्की भी दी। तो ये मेरे लिए एक अच्छी बात रही और एक अच्छा सपोर्ट रहा लालू प्रसाद यादव की तरफ से। फिर उसके बाद जब हम स्टेट में आए, स्टेट में आने के बाद CM से मुलाकात हुई, हमारी CM से प्रेजेंटेशन दिए जाकर। मगर यहाँ से स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कमिटमेंट ये हुआ था कि भाई 25 लाख रुपीस देंगे और 4 एकड़ लैंड की बात हुई थी। मगर साबिका चीफ मिनिस्टर वायस राजशेखर रेड्डी साहब से तो उसके बाद हमारी मीटिंग 9 को होने वाली थी सितंबर। तो 2 या 3 दिन पहले वो एक्सीडेंट का शिकार हो गए, 2 या 3 सितंबर को गुजर गए वो। तो उनका एक्सीडेंट में हो गए। उसके बाद मैं काफ़ी चक्कर करता रहा सेक्रेटेरिएट के। मैंने रोशिया साहब के साथ भी वो फाइल के लिए वो कहा, लेकिन वहाँ जाने के बाद मुझे ये मालूम हुआ कि हमारी फाइल वहाँ पर गुम हो गई। तो काफ़ी मुझे नर्वस होना पड़ा। फिर उसके बाद जब मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में 4 मेडल लेके एज ए कोच आया, मैंने किरण कुमार रेड्डी साहब से मुलाकात की। मैंने कहा कि भाई एकेडमी के लिए आप कुछ कीजिए। तो उन्होंने सिर्फ मुंडी हिला के कहा था कि वो कुछ करेंगे, लेकिन उसके बाद अब तक आप लोग जानते हैं कि कुछ भी सपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी नहीं है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ, मैं अगर कोई सपोर्ट मिलो या ना मिलो, मैं अपने काम को जारी रखूंगा। और मैं चाहूँगा कि यंगस्टर्स, कम से कम मैं अगर उनको अगर जॉब नहीं दे सका, कम से कम मैं अच्छी हेल्थ तो दे रहा हूँ। मैं अपने नज़दीक ये मुतमईन हूँ और मैं चाहूँगा कि लोग आगे आएँ। अगर गवर्नमेंट आगे नहीं आती है तो दूसरे लोगों को आगे आना चाहिए। जी, आपका सोसाइटी के तई ये सबसे बड़ा कारनामा आपका यही है कि आपने बहुत सारे खूबसूरत अजसाम रखने वाले जो है जवानान शहर को दिए होंगे, लेकिन साथ ही साथ आपने उनकी किरदार साजी करने में, उनके कैरेक्टर को बनाने में, उनकी ज़िंदगियों को एक सही राह पर लगे रहने की जो तलकीन की है, जो इंस्पिरेशन दिया है, उसका वो खुद आपका एक बहुत बड़ा कारनामा है कि हमारे अपने कहने से एक आदमी की भी लाइफ सुधर जाती है, तो वो खुद अपने आप में एक बड़ा कारनामा होता है। मोहसिम, आपकी एकेडमी तो पिछले साल खुली, लेकिन आपके अपने जिम्स हैं, और वो उन जिम्स के बारे में बताइए कि वो कहाँ कहाँ हैं और क्या होता है, कैसे होती है ट्रेनिंग वहाँ? देखिए, अब हमारे 6 ब्रांचेस चल रहे हैं सिटी में। एक ब्रांच है फलकनुमा पर, एक है पुरानी हवेली पर और एक सुल्तान नगर में है और एक ईदी बाजार में है और एक हुमायूं नगर में है और एक 7 टोम्स में है। यहाँ पर बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ट्रेन हो रहे हैं, एक्सरसाइज अच्छा कर रहे हैं। यहाँ पे कई स्टूडेंट्स हैं जो स्टेट चैम्पियनशिप जीते हैं और कई स्टूडेंट्स हैं मेरे नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो
वहाँ पर हमारे पास जो ट्रेनिंग होती है, मैं हर जिम पे एक इंस्ट्रक्टर को मतलब वहाँ पर मुकर्रर किया हूँ, इंचार्ज बना के इंस्ट्रक्टर जिम्मेदार है। जिम्मेदार हैं। और मैं पूरे जिमों को विजिट करता हूँ। कोई जिम में मैं मंथली विजिट करता हूँ, कोई जिम में मैं वीकली विजिट करता हूँ, कहीं अल्टरनेट डे जाता हूँ जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर एक आम बॉडी बिल्डर के अलावा आम आदमी के लिए भी है, जैसा कि वेट कोई कम करना चाहता है, कोई फिट रहना चाहता है, तो वहाँ पर वेट रिडक्शन के लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है और फिटनेस के लिए ट्रेनिंग दी जाती है जी। और हमारे पास अच्छी बात यह है कि हर स्टूडेंट के पास हम डाइट चार्ट देते हैं जी, क्योंकि डाइट का बहुत बड़ा रोल है जी। 60% हमारा मानना है कि 60% आदमी अगर डाइट मेंटेन करता है तो 60% डाइट का रोल होता है, 40% एक्सरसाइज की जरूरत होती है। बहुत अच्छा जी 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 जी। मैं आपसे सवाल पूछते पूछते रह गया था और बता रहा ये था मैं कि एक बड़ी डिस्टर्बिंग ट्रेंड ये नज़र आई है कि नौजवान अपना जिस्म तो अच्छा बना लेते हैं, लेकिन उसके बाद जाकर ऐसी नौकरियां शुरू कर देते हैं जो एक तरह से सही पूछियो तो मना भी होनी चाहिए उन पे। मुज़र किस्म की नौकरियां हैं, किसी बार के जो है बाउंसर बन गए, किसी रेस्टोरेंट के जो है वो बन गए, तो इसमें ना कोई इज्जत है ना कोई रुतबा है। हाँ, तो ऐसे नौजवानों के ताल्लुक से आप क्या कहेंगे, उनको क्या सलाह देंगे आप? मैं तो यही कहूँगा ऐसे नौजवानों को कि क्योंकि हमारे पास में जो बार है उसको तो मैं उर्दू में कहूँगा कि शराब का एक अड्डा है। शराब के अड्डे में हमारे बच्चे सिक्योरिटी गार्ड का या बाउंसर का काम करते हैं जी। तो ये काफ़ी मेरे लिए खासतौर पे तकलीफ दे बात है, क्योंकि हम जो चीज़ सिखा रहे हैं बच्चों को डिसिप्लिन के साथ साथ हम जहन साजी भी कर रहे हैं बच्चों को, क्योंकि हमारा जो माशरा है सेहतमंद के साथ साथ मैं चाहता हूं कि एक दीनदार बच्चे भी हमारे हों। बहुत सही। और अगर दीनदार बच्चों दीनदारी की बात हम करते हैं तो सिर्फ मुसलमान बच्चों के लिए नहीं है जी। हाँ, डिसिप्लिन हमारे हिंदू भाइयों के लिए भी है। मेरे कई हिंदू स्टूडेंट्स भी हैं, मैं उनसे भी यही कहता हूं कि आप अच्छी चीज करिए, क्योंकि आप अच्छे अगर पोजीशन पे जाएंगे, आप एज ए कोच अगर आप काम करेंगे, एज ए इंस्ट्रक्टर आप काम करेंगे तो आपकी उसके अंदर इज्जत है जी। लेकिन अगर आप बाउंसर बन जाएंगे या आप किसी को लड़ाई झगड़े में थोड़े दिन पहले मेरे दोस्त है स्टीफन रविंद्रा डीसीपी, अभी यहाँ पर नहीं है वो वेस्ट जोन में, तो उनके साथ भी हम लोग काम किए थे बाउंसर्स के ताल्लुक से कि कुछ एक गड़बड़ हो गई थी एक क्लब में, तो वो एक बाउंसर उठा के किसी को मारने से उसकी हड्डी टूट गई थी। तो उसके बाद हम लोग बार बार बच्चों को ताकीद कर रहे थे कि ऐसे जॉब्स में मत जाइए और ऐसे चीज़ों में मुलविस मत होइए। आप पर्सनल ट्रेनिंग आप दे सकते हैं, आप एक अच्छा जिम स्टार्ट कर सकते हैं और आप एक अच्छा कई सेलिब्रिटीज़ हैं उनको आप ट्रेनिंग दे के अच्छा मतलब उसके अंदर कमाई का जरिया भी है और आपका एक पोजीशन भी बनता है। तो ऐसे जॉब्स करिए, मेरी नौजवानों से गुजारिश है। और इसके अलावा अगर कोई नेशनल लेवल पे अगर मेडल लाता है तो बराबर मैं उसकी नुमाइंदगी करूंगा। रेलवेज में जॉब है, आर्मी में जॉब है, पोस्टल्स में जॉब है। नेशनल लेवल पे अगर कोई बच्चा मेडल लाता है तो वहां पर जा सकते हैं। हमारे पास ये ट्रेंड बन चुका था कुछ साल पहले कि भाई हमारे पास यहाँ पर मौके नहीं है, हमको सिर्फ बाहर जाके हम कमा सकते हैं। तो बच्चों के जहनों में ये बात बैठ चुकी थी, लेकिन ये ऐसी बात नहीं है। अगर हमारे पास अगर टैलेंट है तो आप लोग देख रहे हैं कि 32 बॉडी बिल्डर्स में मुझे सेलेक्ट किया गया 98 में, जिस तरीके से कंपटीशन था 32 में से मुझे सेलेक्ट करके रेलवे में मुझे जॉब मिला। मैं एक मिसाल हूँ। तो आप लोग भी अगर कोशिश करेंगे तो गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है, लेकिन हमको फॉलोअप करने की जरूरत है, जद्दोजहद करने की जरूरत है, उस चीज के ऊपर काम करने की जरूरत है जी। आपसे इससे कबल गुफ्तगू के दौरान आपने कहा था, कुरानी आयतों को कोट किया था आपने कि अल्लाह ताला ने जो है रात सोने के लिए बनाई है और दिन जागने के लिए। तो ये एक वाकई एक बड़ा समाजी एक माशरती जो है मसला बना हुआ है कि लोग अपने औकात का सही इस्तेमाल नहीं करते। उस पर रोशनी डालिए, आप क्या चाहेंगे नौजवानों से? देखिए, आजकल जो हैदराबाद का ट्रेंड बन चुका है कि नौजवान रात को जाग रहा है जी, रात को जाग के अपना टाइम पास कर रहा है। कई चबूतरों के ऊपर बैठ रहे हैं बच्चे, कई होटल्स के ऊपर बैठ रहे हैं। एक मतलब एक 10 से 12 की गैंग आपको नज़र आती है। तो आप देखिए कि 1 बजे तक, 1:30 बजे तक, 2 बजे तक नौजवान जाग रहा है।
जैसा कि मैंने कुरान की आयत कोट की थी, मैं फिर से करना चाहूँगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा माआशा। अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है, हमने रात बनाई है ओढ़ने के लिए, आराम करने के लिए, और दिन बनाया है काम करने के लिए। तो उससे हम उल्टा कर रहे हैं। जो कुरान का उल्टा करेगा वो नुकसान में रहेगा। ये बात बिल्कुल, अगर कोई मुझे ये साबित कर दे कि भाई कोई जागता हुआ जो जॉब कर रहा है 4-5 साल के बाद अगर उसकी सेहत अच्छी है, तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि वो सेहतमंद रह ही नहीं सकता। कॉल सेंटर में कोई काम करता है तो वो नौजवान को कुछ ना कुछ बीमारी जरूर आ जाती है और हमारे पास भाग के आते हैं। तो मैं ये ताकीद करना चाहूँगा, एक तो अपने औकात को सही इस्तेमाल करें, सही जगह पे अपना वक्त लगाएं, रात को मत जागें और सुबह को जल्दी उठें। क्योंकि जब अगर आप जल्दी उठेंगे तो जैसा हदीस में आता है, नौमु सुबहती यमनु रिस्का, सुबह के वक्त का सोना रिस्क को रोकता है, हदीस है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हदीस का उल्टा करते हैं जी। हम लोग जाग के फजर की नमाज छोड़ देते हैं जी। फजर की नमाज छोड़ के फिर हम लोग ये कहते हैं कि हमारे घर में बरकत नहीं हो रही। तो बरकत कहाँ से आएगी? अगर आपकी फजर की नमाज होंगी, आपकी कुरान की तिलावत से सुबह होगी, तो देखिए आपके घर में किस तरीके से बरकत आती है। फिर हमारे पास इसके साथ साथ ये हो रहा है कि माँ बाप की नाफरमानी हो रही है। वालिद साहब ठहर के आपको उठा रहे हैं 12 मरतबा, आपको आवाज़ दे रहे हैं नमाज के लिए, उसके बाद नौजवान सो रहा है। एक तो नमाज छूटने का आपको गुनाह है, दूसरा आप वालिद साहब की नाफरमानी हो रही है, आपको पुकार रहे हैं, आप उठ नहीं सक रहे। तो ये चीज़ों को गौर करने की ज़रूरत है कि हमारी सुबह किस तरीके से हो, हमारी शाम किस तरीके से हो। और एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा, हैदराबाद के नौजवान ज़्यादातर देखने में ये आता है, ज़्यादातर, मैं सभी के लिए नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादातर ये देखने में आ रहा है कि आरामदेह हो चुके हैं नौजवान, आराम पसंद हो गए, मेहनत कश होना चाहिए नौजवान को, तो नहीं रहे वो। क्योंकि बड़े शर्म की बात है, फिक्र की बात है। हमको उठ के मेहनत करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई मेहनत करके अपने माँ बाप को पालता है या घर वालों को अगर आप वो करते हैं, तो ये भी एक आपको अजर है इसका भी। लेकिन ये चीज़ देखने में आती है, कई लोग आके मुझसे शिकायत करते हैं कि भाई हमारा बच्चा बेकार है, कुछ कर रहा नहीं, पढ़ाई ख़त्म होने के बाद में कुछ जाके जॉब नहीं कर रहा, ये हो रहा। कई शिकायत मेरे पास आते हैं लोग लेके। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई मेहनत करिए, और मेहनत के लिए शर्म की बात नहीं है, मेहनत करिए। मेहनत जब अगर हम करेंगे तो इंशाल्लाह हमको कामयाबी हासिल होती है हर चीज़ में, और मेहनत कश होना चाहिए नौजवान को। जी, बहुत सही कहा आपने। मुझे याद पड़ता है आपने शहर के बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन्स को भी कोचिंग की है आपने। अजहरुद्दीन के गालिबन कोच रहे आप, सानिया मिर्ज़ा को भी गालिबन जो है कंसल्टेंट। सानिया मिर्ज़ा को मैंने ट्रेनिंग नहीं दी जी, डाइट के बारे में बताया था मैंने सानिया को, उनके डाइट कंसल्टेंट के तौर पर। अलबत्ता साइना नेहवाल की पूरी फैमिली मेरे जिम के स्टूडेंट्स रहे। साइना नेहवाल खादरबाग के जिम के लोग वो रहे, वो लोग सामने कॉलोनी में रहा करते थे। अच्छा। साइना की बहन मेरे पास ट्रेनिंग करती थी, साइना की वालदा मेरे पास ट्रेनिंग करती थी, और साइना जब अंडर 14 खेल रही थी तो मेरे जिम में आके ट्रेनिंग करती थी। और उस टाइम पे उनकी वालदा का ये था कि ये चैंपियन बनेगी। तो वाकई में आज जो साइना नेहवाल चैंपियन बन के आई है, तो हमारी दुआ है कि वो वर्ल्ड नंबर 1 बन जाए। बिल्कुल। तो साइना नेहवाल और अजहरुद्दीन और इसके अलावा और भी कई लोगों को मैंने ट्रेनिंग दी है। साइना नेहवाल तो मेरे जिम की स्टूडेंट रही, और इसके अलावा जो और भी स्पोर्ट्समैन दूसरी फील्ड में हैं, वो लोगों ने भी मैं डाइट चार्ट दिया हूँ कई स्पोर्ट्स पर्सन्स को, मुझे काफ़ी खुशी है। और मैं चाहूँगा कि और कोई मुझसे अगर इस तरीके से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो मैं और हमारी बॉडी बिल्डिंग एकेडमी इसके लिए तैयार है। बहुत खूब, बहुत खूब। कुछ फिल्म स्टार्स भी रहे हैं आपको, उन्होंने अप्रोच तो किया होगा, या आपने किसी को जो है कंसल्टेंसी दी? नहीं, मैं फिल्म स्टार से डिस्कशन हुआ हेल्थ के बारे में,
डाइट के बारे में, जी। जैसा कि साहिल खान है, जी। साहिल खान से मैंने जी। उन्होंने जी। मुझसे डाइट के बारे में पूछा तो उनसे मैंने डिस्कस किया जी। किस तरीके की डाइट लेनी जी। है, क्या जी। है। जी। मुझको टाइम नहीं मिला, जी। कई लोग मुझसे अप्रोच हुए, जी। लेकिन मैं जी। देख रहा था कि नेशनल टीम हमारी उसके यकीनन, अंदर मुझे यकीनन, डिस्टर्ब हो वो जाता था। आपकी प्रायोरिटी वो होनी चाहिए, वो प्रायोरिटी मेरी जी, रही, उनको तो मैं बहुत मिल जाएंगे। जी हाँ, उनकी वक्ती ज़रूरत के जी लिए हाँ। तो उनको बहुत मिल जाएंगे कंसल्टेंट, लेकिन ये जी। तो लॉन्ग टर्म जो है गोल है हमारा, मुल्क का नाम जो है रोशन हो, वो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल। बेइंतहा शुक्रिया मोहतशिम आपका हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाने का। आपने बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू की। आपने जो है ना सिर्फ ये कि हमारे नाजरीन को मुतासिर किया होगा, मुझे और ज़्यादा मुतासिर कर दिया आपने। बड़ी साफ और शुस्ता गुफ्तगू करते हैं आप। यू आर एक्सट्रीमली क्लियर इन योर माइंड, योर गोल्स आर वेरी फिक्स्ड, योर ऑब्जेक्टिव्स आर एब्सोल्युटली क्लियर। इट्स रियली वंडरफुल। अल्लाह से दुआ है मेरी कि आपको आपका एक्सपोजर और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और हमारे शहर के लोग, हमारे मुल्क के लोग आपसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद हों। मैं इस दुआ के साथ आपकी शुक्रिया अदा करते हुए आपसे विदा लेता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं आपका मेरी तरफ से, रूबी डीजी केबल की पूरी टीम की तरफ से, रूबी डीजी केबल के वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इम्तियाज़ अहमद साहब की तरफ से। आप हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाए, हम आपको अपनी आरा से सरफराज किया। बेइंतहा शुक्रिया आपका। खुदा हाफ़िज़।